ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, हीट इंथैल्पी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इंथैल्पी को इंथैल्पी ही लिखा जाता है। ठीक है, हीट मीन्स ऊष्मा। प्रिंस समझ में आया? ठीक है, इंथैल्पी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का योग क्या कहलाता है? इंथैल्पी कहलाता है। इसी को लिखेंगे, लिखिए, किसी निकाय की, निकाय मीन सिस्टम, किसी निकाय की एंथैल्पी किसी निकाय की एंथैल्पी है क्या? बायो नहीं पढ़ना है, मैथ्स नहीं पढ़ना है। किसी निकाय की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा का, किसी निकाय की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी तथा प्रेशर, दाब, वॉल्यूम, आयतन, ऊर्जा के योग के बराबर होती है। किसी निकाय की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी तथा पीवी के ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, हीट कैपेसिटी बराबर क्या होता है? यू बराबर क्या है? ये आंतरिक ऊर्जा। क्या है ये? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं? प्रिंस सही लग रहा है? पी क्या है? पी तो पता होगा, प्रेशर मीन्स, और भी वॉल्यूम। अब सही लगा? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, हीट कैपेसिटी। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इनको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इन्हें लिख लीजिए, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ लिखा देंगे। समझ आया? हीट कैपेसिटी ऊष्मा धारिता बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? ऊष्मा धारिता। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी में लिखेंगे, वन लाइन लिख लेंगे, किसी पदार्थ का तापमान, किसी पदार्थ का तापमान किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री भी हो सकता है, 1 केल्विन भी हो सकता है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए
प्रदान की गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q, स्मॉल q, उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है, उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। C बराबर Q अपॉन डेल्टा T। C क्या है? हीट कैपेसिटी। जहां डेल्टा T इट इज इक्वल टू डेल्टा T T2 माइनस T1। और ये बताइए T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है। और ये क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। आता तो है तुम लोगों को सब कुछ है? कहते हो कुछ भी नहीं आता? लिख लीजिए, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। अच्छा, हम क्वेश्चन करें कि ऊष्मा धारिता किस पर डिपेंड होती है, तो आप क्या बताएंगे? किस पर डिपेंड होती है? लिखो एक लाइन में। किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता उसकी मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। हीट कैपेसिटी की मात्रा, जितनी हीट दी जाएगी। और इसका यूनिट देखो, क्वेश्चन में अगर यूनिट क्या दिया है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा यूनिट में उतना ही आंसर आएगा, तो इसका डिसाइड नहीं है यूनिट, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में केल्विन में दिया रहेगा तो केल्विन में लिख लेंगे, सेंटीग्रेड में रहेगा सेंटीग्रेड में लिख लेंगे, फॉरेन हाइट में रहेगा तो फॉरेन हाइट में लिख लेंगे। किसमें? आइडियल गैस इक्वेशन में करते हैं, ठीक है। 273 प्लस करते हैं। अगर टेम्परेचर आपका उसमें दिया है केल्विन में निकालना है, तब आपका सेंटीग्रेड में दिया है, तब आप 273 से प्लस कर लेंगे। समझ आया? कन्वर्ट करना जरूरी नहीं, दोनों की सेम वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मोलर ऊष्मा धारिता, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता लिखा है उसी के आगे मोलर लिख लीजिए। बोला जाए, लिखिए। किसी पदार्थ के एक मूल का तापमान, किसी पदार्थ के एक मूल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी मोलर ऊष्मा धारिता
उसकी मोलर ऊष्मा धारिता कहलाती है। उसकी मोलर ऊष्मा धारिता कहलाती है। मोलर ऊष्मा धारिता इट इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं के एम से, और यहीं पर आप एन मोल इनटू कर दीजिए, बस यही फार्मूला होता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी के आगे क्या लिख लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको क्या बोला जाता है, विशिष्ट, विशिष्ट ऊष्मा धारिता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाए। लिखिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। दोनों नाम लिख लेंगे। विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, लिख लिया। फॉर्मूला लिख लेंगे, ये मोलर था, स्पेसिफिक का क्या हो जाएगा, सी एस इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन, यहाँ एन मोल लिया जा रहा था, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा ग्राम में, लिख लीजिए फार्मूला। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ में कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलते हैं इसको, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। कल समझा दिया था, लिखिए डायरेक्टली, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। पहला लिख लेंगे, ऑस्टवाल्ड के अनुसार
ऑस्टवाल्ड लिख लेंगे। ऑस्टवाल्ड के अनुसार ऊष्मा को कार्य की ऊष्मा को कार्य की समतुल्यांक मात्रा में परिवर्तित करना असंभव है। ऊष्मा को कार्य की समतुल्यांक मात्रा में परिवर्तित करना असंभव है। हो गया। कॉमा, जब तक कि निकाय के किसी दूसरे भाग में परिवर्तन ना किया जाए, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, प्रत्येक स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी, ब्रह्मांड लिख लोगे, ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। मयंक आप लिख लीजिए, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is always increasing in the course of every spontaneous process। हो गया। नेक्स्ट लाइन से हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। जब भी आपका अगर थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ आता है तो आप यही लिखिएगा, ठीक है। लिखिए, प्रकृति में सभी स्वतः परिवर्तन अनुत्क्रमणीय मीन्स इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। इन नेचर, लिखिए, इन नेचर ऑल द spontaneous process are reversible। in nature all the spontaneous process are reversible, irreversible means अनुत्क्रमणीय। अभी लिखा देंगे आगे। स्टेट फंक्शन होता है आपका एंट्रोपी, ठीक है, अभी आगे लिखा देंगे। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, गिब्स ऊर्जा या गिब्स एनर्जी। हिंदी में भी वही बोलते हैं और इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। गिब्स ऊर्जा या गिब्स एनर्जी
गिब्स ऊर्जा या गिब्स एनर्जी, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा है। लिखा दे, लिखिए। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी, अमेरिकी भौतिक विज्ञानी विलार्ड गिब्स, इसी के आगे लिख लेंगे विलार्ड, ये साइंटिस्ट का नाम था, फुल नेम। विलार्ड गिब्स ने एंथैल्पी तथा एंट्रोपी के संयोग से, एंथैल्पी तथा एंट्रोपी के संयोग से एक नए अवस्था फलन का प्रतिपादन किया। एक नए अवस्था फलन का स्टेट फंक्शन फलन का प्रतिपादन किया, जिसे गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स ऊर्जा कहते हैं। लिख लिया? गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा एच से रिप्रेजेंटेट करते हैं, जी से। जी इट इज इक्वल टू डेल्टा एच एंथैल्पी डेल्टा टी एस एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंथैल्पी से एंट्रोपी माइनस होती है ना, शायद क्या होती है, प्लस नहीं होगी ना मयंक, क्या होती है? एंथैल्पी एंट्रोपी से लेस होती है, आई थिंक लेस ही होती है। पढ़ा नहीं था क्या? क्यों माइनस ही होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, एंथैल्पी लिखा दे, एंट्रोपी छूट गया था ना, लिख लीजिए, भूल गए थे। एंट्रोपी हेडिंग डाल लीजिए, एंट्रोपी इसमें लिख लेंगे, एंट्रोपी को कैपिटल एस से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है। लिखिए इसमें, एंट्रोपी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था फलन है। एंट्रोपी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था स्टेट फंक्शन अवस्था फलन है, जो स्वतः व्याख्या करने में सहायक है। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिख लीजिए, एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, अर्थात एंट्रोपी एक अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन है, अर्थात इसका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है। लिख लिया? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके न्यू लाइन से लिखेंगे, चूंकि किसी निकाय के साथ या सिस्टम
किसी निकाय के साथ संबद्ध एंट्रोपी के वास्तविक मान को संबद्ध एंट्रोपी कनेक्ट एंट्रोपी के वास्तविक मान को रियल वैल्यू को ज्ञात करना बहुत कठिन है। ज्ञात करना बहुत कठिन है। अतः सुविधा के लिए एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी परिवर्तन प्रयोग किए जाते हैं। एंट्रोपी परिवर्तन प्रयोग किए जाते हैं। चूंकि एंट्रोपी अवस्था फलन है या स्टेट फंक्शन, चूंकि एंट्रोपी अवस्था फलन है, अतः किसी सामान्य ऊष्मागतिक प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन या एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इट इज इक्वल टू डेल्टा एस इट इज इक्वल टू एस। ये क्या है आपका एंट्रोपी चेंज। फाइनल को अंतिम, इनिशियल को जो भी है प्रिंस लिख लीजिए। हो गया, एक और लास्ट बच रहा है, इसके बाद इसी का बी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक और बच रहा है, 10 मिनट है अभी, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी का बी पार्ट स्टार्ट होगा जिसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री कल से, मंडे से। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका, लिख लीजिए। लिखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम इस पे लिखेंगे परम शून्य ताप, जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप विद ब्रैकेट लिख लीजिए 0 केल्विन पर किसी शुद्ध कॉमा दोष रहित को मतलब बोलते परफेक्ट, कॉमा दोष रहित क्रिस्टलीय तत्व अथवा यौगिक
क्रिस्टलीय तत्व अथवा यौगिक की एंट्रोपी शून्य होती है। क्रिस्टलीय तत्व अथवा यौगिक की एंट्रोपी शून्य होती है। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ लिख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर पवित्र द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर परफेक्ट crystalline element are compound at absolute zero temperature. Absolute means परम ताप. Zero temperature is equal to zero. Is equal to zero. ये आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म यहां से। नेक्स्ट जो मंडे से आपको पढ़ना है थोड़ा सा आप देख लीजिए, अभी 5 मिनट बच रहा है आपके पास। देखो एक फिगर के थ्रू समझ लेंगे तो ये बहुत इजीली आ जाएगा। यहां से आपका थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट खत्म, ये इसी का सेकंड ब्रांच है, ठीक है। इसमें देखो फिगर के थ्रू समझ लेंगे। आपने 2 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ी होंगी। एक क्या है आपका एंडोथर्मिक, सुना है नाम कभी आपने, और दूसरी क्या है एक्सोथर्मिक, सुनिए ना इन रिएक्शंस का नाम। देखो एंडोथर्मिक मीन्स क्या होता है, ऊष्मा शोषी होता है ना, और एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्मा छेपी। देखो ऑर्गेनिक का छोड़ दो, फिजिकल का देखो कैसे होता है। एक फिगर बनाएंगे, फिगर के थ्रू समझ लेंगे, ठीक है। जैसे हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो ये आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा सराउंडिंग, बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, ये सराउंडिंग। अब देखिए ऊष्मा शोषी से कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या होगा शोषण कर एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा ये हीट को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब मीन्स अपने अंदर लेना किसी चीज को, ठीक है। तो ये एरो कैसे बनेगा अंदर की ओर बनेगा, ठीक है ऐसे। और यहां क्या लिख लेंगे हम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब फिगर के थ्रू कुछ समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है आपका ऊष्मा छेपी, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया सिस्टम, ये आपका हो गया सराउंडिंग, ठीक है। और इसमें आपकी हीट क्या हो रही है बाहर जा रही है। वेरी सिंपल। इस फिगर के थ्रू समझ में आया कि एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक में क्या होगी एनर्जी बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। और एंडोथर्मिक में देखो एंड मतलब अंदर की ओर आना, एंटर करना, कुछ ऐसा आ रहा है दिमाग में, ठीक है। इसको मंडे से पढ़ेंगे, ठीक है।